Hello, viewers. We were doing the narration chapter in which you have already seen, understood, and started doing the changes from direct to indirect of assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and today I am going to touch the optative sentence. Therefore, let us concentrate ourselves for learning of optative sentence. The first question, पहला सवाल तो ये उठता है कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस हर सेंटेंस को पहचानने के लिए उसके कार्यों के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। प्रत्येक सेंटेंस का अपना अपना कार्य है। यदि आप कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मात्र एक कार्य है प्रश्न को पूछना, टू आस्क क्वेश्चंस। अगर असर्टिव सेंटेंस आप कहते हैं, जिसे आप डिक्लरेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते और स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसका क्या काम है? मन की भावनाओं को व्यक्त करना अथवा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। अगर किसी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित रूप से उसका उत्तर हम असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का काम क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस का काम है किसी को आदेश करना, किसी को सलाह देना, एडवाइस करना इत्यादि। तो सवाल यह उठता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का कार्य क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं, यानी इसके द्वारा हम मानवीय इच्छाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अब सवाल ये उठता कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं? यह तो स्पष्ट हो चुका कि यह इच्छाओं को व्यक्त करता है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये इच्छाएं मानव मन में पैदा होती हैं, जानवरों में नहीं। और यदि जानवरों में पैदा होती होंगी भी तो उनके पास भाषा ना होने के कारण हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि उनके अंदर कौन सी इच्छा जागृत हो रही है। आमतौर पर ऑप्टेटिव सेंटेंस का संबंध मानवीय इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आपने कैन और मे जब आप सीख रहे थे तो मैंने आपको वहां पर स्पष्ट किया था कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं। आपने देखा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के निर्माण को करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक आपके साथ शेयर किया था हमने। वह सेंटेंस था मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को डालकर, और लास्ट में एक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को दिखलाने का काम। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो बनावट होता है वह शुरू होता है मे से और समाप्त होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। यदि ऐसी बनावट का कोई सेंटेंस का निर्माण आप करते हैं तो निश्चित रूप से वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। छात्र कभी कभी कंफ्यूजन में चले जाते, कंफ्यूजन का कारण भी है। ऐसा ही पैटर्न होता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता। अगर आप गौर से दोनों को देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि दोनों की बनावट लगभग एक जैसी है। अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है कि एक सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है और दूसरे सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया गया है।
जाहिर सी बात है, जिस वाक्य के बाद में अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया गया है, उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और जिस सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है, वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसे आप ऑलरेडी कैन और मे को सीखने के क्रम में सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पर सामने सामने सारे सेंटेंस को लाना चाहूंगा। सवाल यह उठता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो मानवीय इच्छाओं को दिखलाने का काम करता है, यह व्यक्ति के पास, मानव के पास आखिर कितनी प्रकार की इच्छाएं होंगी? अगर आप गौर से देखें और पूछें, लोगों से पूछें कि आपके मन में कितने प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, तो आपको ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे बतलाने के लिए, जो ये बोलेंगे मेरा तो अनेकों प्रकार की इच्छाएं मस्तिष्क में पैदा होती हैं, एक इच्छा पूरी नहीं होती है और दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। हमें याद आ रहा है, क्योंकि इच्छाओं को मैं डील कर रहा हूं आपके साथ। मानो मस्तिष्क में पैदा होने वाली इच्छाएं, मानो हार्ट में पैदा होने वाली मानवीय इच्छाएं ही मूल कारण है जीवन में दुखों का। ऐसा मैं नहीं शेयर कर रहा हूं, ऐसा हमारे गौतम बुद्ध ने किया था। उन्होंने कहा था, संसार में दुख ही दुख है और दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं। अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले, कम कर दे या इच्छाओं को पैदा ही ना होने दे, तो निश्चित रूप से वह सुखी हो सकता है। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय लॉर्ड बुद्धा। इच्छाएं अनेक हैं, इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। ये हजारों में है, लाखों में है। एक पैदा होते हैं, एक इच्छा सामने आती है, वो पूरा हो भी नहीं पाती कि फिर 100 इच्छाएं और पैदा हो जाती हैं। आज की इस चैप्टर में हम लोग सीख रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को, जो मानवीय इच्छाओं को दिखलाने का काम करता है। इच्छाएं अनेक हैं। मैं अनेकों को डील नहीं करने जा रहा, बल्कि उन इच्छाओं को मूलतः मैं 3 भागों में बांट दे रहा हूं। गौर से देखेंगे और समझने सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली मैं इसमें डाल रहा हूं विश को। विश दूसरा इस कैटेगरी में आता है जिसे हम लोग जानते हैं ब्लेस के नाम से। ब्लेस यानी आशीर्वाद देना। तीसरा हम इसमें डाल सकते हैं कर्स को। कर्स यानी श्राप देना। और एक चौथे शब्द का भी प्रयोग करना चाहूंगा ताकि आपके जेहन में यह बात आ जाए, और वह है हमारा प्रे। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। ध्यान रहे, अगर आप किसी को विश करते हैं या आप ब्लेस करते हैं या कर्स करते हैं या प्रे करते हैं, तो यह सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी इच्छा होगी तभी आप किसी को विश करेंगे। यदि आपकी इच्छा होगी तभी आप किसी को आशीर्वाद देंगे। यदि आपकी इच्छा होगी तभी आप किसी को श्राप देंगे। यदि आपकी इच्छा होगी तभी आप प्रेयर करेंगे। आपसे कोई ये चारों काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जैसे नया साल आने को है, आपका दोस्त सामने है, आपका दोस्त लाठी मारकर आपसे नहीं कहलवा सकता है कि नया साल आ रहा है, आप हमें बोलो नया साल मुबारक हो। जब तक कि आपकी इच्छा नहीं होगी आप नहीं करेंगे। यदि आप आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति को कॉलर पकड़ करके आप आशीर्वाद नहीं मांग सकते, बल्कि कॉलर पकड़ने की स्थिति में आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति आपको श्राप दे सकता है, क्योंकि आपने उसका कॉलर पकड़ा है, आपने उसको थप्पड़ दिया है। वो आशीर्वाद नहीं, आपको श्राप देगा। ठीक उसी तरह से जिस व्यक्ति को श्राप देना है, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी वह श्राप भी नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह से यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से प्रार्थना करने की भी इच्छा आपके मन में, आपके मस्तिष्क में होना अनिवार्य है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। जैसे आपका दोस्त कहीं बाहर जा रहा है, आप उसे ट्रेन में छोड़ने के लिए गए हैं और आप कहते हैं आपकी यात्रा सफल हो। आप अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप अपने दोस्त को विश कर रहे हैं कि आपकी यात्रा सफल हो, कामना कर रहे हैं। यदि आपने किसी का पैर छुआ और आशीर्वाद स्वरूप उस व्यक्ति ने कहा आप परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें, वह व्यक्ति क्या कर रहा है जिसका आपने पैर छुआ? निश्चित रूप से वह व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपने किसी व्यक्ति को चिढ़ाने का काम किया और वैसी स्थिति में चिढ़कर उस व्यक्ति ने आपको कहा कि आप अपने कर्मों का फल भुगतो। क्या कर रहा है वो व्यक्ति? वह व्यक्ति निश्चित रूप से आपको श्राप दे रहा है, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया है तो गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। वह श्राप दे रहा है। एक बार हमारे फिल्म अभिनेता बच्चन साहब बीमार पड़े थे। बात काफी पुरानी है और पूरे भारतीय, क्योंकि उनको पसंद करते हैं, सबने मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर में उनके जीवन के लिए प्रार्थना की थी। और उस सभी की प्रार्थना का एक ही आशय था। आशय यह था, भगवान बच्चन जी को बचाए। लोग प्रार्थना कर रहे थे। इस वाक्य में क्या दिखाई पड़ता है? इस वाक्य में प्रार्थना दिखाई पड़ता है। चाहे आपकी यात्रा सफल हो कहते हैं, आप परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें कहते हैं, आप अपने कर्मों का फल भुगतो कहते हैं, भगवान बच्चन जी को बचाए, इस तरह की बातों को रखते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, वो विश के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, कर्ज के रूप में, या सिंपल प्रार्थना के रूप में। अब ऐसी मानवीय इच्छाओं को व्यक्त करने का जो सेंटेंस का पैटर्न होता है, जिसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेंटेंस शुरू करेंगे मे से और अंत होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। अब इसे आराम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपकी यात्रा सफल हो, मे योर जर्नी बी सक्सेसफुल। आप परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप अपने कर्मों का फल भुगतो। मे यू सफर फॉर योर मिसडीड्स। भगवान बच्चन जी को बचाए। मे गॉड सेव बच्चन जी। इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको मस्तिष्क में रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होगा और अंत होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से।
यदि आपसे इस वाक्य के अंत में गलती से नोट ऑफ इंट्रोगेशन लग गया तो फिर आप वह भाव नहीं दे पाएंगे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में देना चाहते हैं। जैसे आप गौर से देखें, मे योर जर्नी बी सक्सेसफुल, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या आपकी यात्रा सफल हो सकती है। मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्या आप परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जो नोट ऑफ इंट्रोगेशन और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका सावधानी से आपको प्रयोग करना चाहिए। यहां तक जानने के बाद यह तो स्पष्ट हो चुका है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, यह क्या काम करता है और इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बनावट क्या है, यह हमारी कौन कौन सी इच्छाओं को दिखलाएगा, मैंने आपके सामने रख दिया है। मूलतः 4 प्रकार की इच्छाओं को दिखलाने का काम करता, विश, ब्लेस, कर्स एंड प्रे। सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, इट इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। अब जरूरी है यह जानना कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि हम लोग नरेशन को सीख रहे हैं, नरेशन एक प्रकार का ग्रामेटिकल चैप्टर नहीं बल्कि एक आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसको जान लेने मात्र से हम लंबे लंबे सेंटेंस को, बड़े बड़े सेंटेंस को जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब होता है, उसे लिखने में, बोलने में कामयाबी को प्राप्त कर लेते हैं। आपकी जेहन में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं कि सेंटेंस, 5 प्रकार के सेंटेंस स्वभाव से 2 भागों में बटा हुआ है, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा सेंटेंस वह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है जिसे एक्टिव कहते हैं, और एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा तो उसे हम पैसिव कहते हैं। यह छोटे सेंटेंस का पैटर्न है। यदि एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के साथ है तो वह सेंटेंस डायरेक्ट है, और इन्वर्टेड कॉमा को अपने ज्ञान के बल पर हटा देने की प्रक्रिया को सीख लेते हैं तो वह हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है। नरेशन एक आर्ट है, एक कला है, और इसे प्रत्येक छात्रों को सीखना चाहिए। यह आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाता है शुद्धता के साथ लिखने में और शुद्धता के साथ बोलने में। अब हम लोग चले कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसका इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने, समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आप इसे प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के क्रम में आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। आपने देखा कि मात्र 4 प्रकार के अर्थ को निर्धारित करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश, ब्लेस, कर्स एंड प्रे। गौर करेंगे, यदि आप कहते हैं माय फ्रेंड शेड may your journey be successful, note of exclamation। अब इस वाक्य को देखकर, इस एक्सक्लेमेशन मार्क्स को देखकर साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि यह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अर्थ क्या निकल रहा है कि आपकी जर्नी कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो। दोस्त जो है क्या कर रहा है, अपने दूसरे दोस्त को वो विश कर रहा है। तो अर्थ के मुताबिक हम यहां पर सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब, आपको याद होगा कि माय फ्रेंड सेड जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आपको यह भी याद होगा कि नरेशन की दुनिया में 3 चीजों का हम चेंज करते हैं, टेंस,
पर्सन एंड एडवर्ब ऑफ टाइम्स। उन सारी बातों को आपको याद होगा, याद रखना भी चाहिए। आपको यह भी जानकारी में है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, पर्सन, टाइम सब कुछ बदल देते हैं। यह आपको याद हो चुका होगा, और यदि आपने याद नहीं रखा है तो तकलीफें तो आना तय है, गलतियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप पछताएंगे कि हमसे भूल हो गई। इसलिए इन चीजों को मस्तिष्क में रखना आवश्यक होगा। अब इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे तो हमें लिखना चाहिए माय फ्रेंड ओविस्ड। अब हम लोग आ गए हैं इन्वर्टेड कॉमा के पास। आपको याद होगा असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो कि 4 प्रकार से बनाई जाती है, आपको याद भी होगा, हम वहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं WH ग्रुप के वर्ड्स को छोड़कर। इंपैरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं। और ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। यहां तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मे को मत चेंज कीजिए, योर को देखिए, योर जर्नी, ये एक साथ है। योर को चेंज करें, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या करेंगे, उधार लेने का काम करेंगे। उधार कहां से मिल सकता है, सबसे ज्यादा धनी कौन है, तो थर्ड पर्सन, हम वहां से उधार लेंगे। पुरुष के लिए हम ही ले सकते हैं, स्त्री के लिए हम सी ले सकते हैं, और अगर वहां से नहीं लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर उधार ले लीजिए। तो जब इसे चेंज करेंगे, आपको याद होगा कि मैं एक चार्ट बना करके आपको दिया था। योर को चेंज करना है, ये आता है यू, योर, यू वाले ग्रुप में चेंज होगा। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं यहां उधार ले रहा हूं ही को, ही, हिज, हिम। अब योर के सामने क्या आया, तो योर के सामने आया आपका हिज। हमें लिखना चाहिए हिज जर्नी। हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया है। अब हम मे पर ध्यान देंगे, और आपको याद होगा कि मे हमारा मॉडल वर्ब है, और इसका जब हम पास्ट करते हैं तो इसका पास्ट हो जाता है माइट। हमें लिखना चाहिए हिज जर्नी माइट बी सक्सेसफुल एंड फुल स्टॉप, योर इनडायरेक्ट स्पीच इज कंप्लीट। अगले सेंटेंस को देखें। अगर आप कहते हैं द सेंट said, may you have a brilliant son। एक साधु ने कहा कि आपके पास एक तेज तरार ब्रिलियंट सन हो, बेटा हो। साधु क्या कर रहा, निश्चित रूप से साधु आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद देने का काम करते हैं संत महात्मा। अब इसको जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे तो यह सेंटेंस हो जाएगा द सेंट ब्लेस्ड। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हम उधार लेंगे थर्ड पर्सन से या फर्स्ट पर्सन से, तो आप यहां यूज कर सकते हैं ही। अब मे को कर देंगे माइट, ही माइट हैव ए ब्रिलियंट सन, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच रेडी। आपको मैं 2 एग्जाम्पल दिखलाया हूं, एक विश से, एक ब्लेस से। एक तीसरे एग्जाम्पल को भी देखें जो इच्छाओं को दर्शाने का काम करता है, गौर कीजिएगा। थर्ड, द लेडी सेड
मे योर टंग फॉल डाउन। लेडी ने कहा, महिला ने कहा, तुम्हारी जीभ कटकर गिर जाए। जाहिर सी बात है, जीभ कटने की बात है, श्राप दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपने उन्हें चिढ़ाने का काम किया हो और वो श्राप दे रही हो। अब इसको जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा द लेडी कर्स्ड दैट। योर को तो आप समझ रहे हैं कहां से चेंज होगा ये, या तो हिज, अगर स्त्री आपको समझ में आ रहा है तो हर भी कर सकते हैं, दैट हिज टंग माइट fall down. Full stop. It's so easy to change optative sentence from direct to indirect, but you have to be careful. You have to recognize the meaning of the reported speech. If that is simple ways, you have to use the word wish. If you find out the meaning in reported speech concerned with bless, you have to use bless. And if there is a sense of cursing, you have to use curse. One more example you see and enjoy the class. The crowd said, may God save अमिताभ बच्चन। क्राउड क्या कर रहा है बच्चन साहब के लिए? क्राउड कर रहा है प्रार्थना, और हमें कहना पड़ेगा द क्राउड प्रेड दैट, कनेक्टिव को हटाने के लिए, गॉड माइट सेव अमिताभ Vachan, full stop. By the help of these 4 examples, it is quite clear that how you will change the sentence of optative into indirect form. इच्छाओं को दिखलाने की जिम्मेवारी जिस वाक्य को सौंपी गई है अंग्रेजी भाषा में, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब कभी हम अपनी इच्छाओं को अभिवादन के माध्यम से भी दिखलाने का काम करते हैं, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को भी समझने की आवश्यकता होगी, जिसे मैं चाहता हूं कि आपको वह पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर करता चलूं। जैसे, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक जितने भी सेंटेंस पैटर्न को देखा वह में से शुरू था, उससे आप इच्छाओं को समझ रहे थे। कुछ और टिप्स जो आपकी ज्ञान को डेवलप करेगा, भाषा को समझने में पकड़ बनाएगा, और आप अपने को बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। गौर कीजिएगा। जैसे, द pupil said to the teacher, गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ इतना ही। अब वो जो पीपल है, वो छात्र है, अपने शिक्षक को क्या कर रहा? उसने अभिवादन किया, और अभिवादन करने का तरीका कैसा था? तो बिल्कुल रेस्पेक्टफुली था, रेस्पेक्ट के साथ था। सर एंड मैडम बोथ आर द वर्ड विच सिंपली डिनोट्स द रेस्पेक्ट गिवन बाय द स्टूडेंट, गिवन बाय द pupil। अब जब इसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म करेंगे तो हमें लिखना चाहिए द pupil respectfully wished his teacher good morning।
आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जाना जाता है। इस बात को समझना बड़ी जरूरी होगा कि हम नियमों को सिर्फ पालन ना करें, बल्कि अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग इस तरह से करें कि किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकें। यहां पर भी ओविस का प्रयोग किया गया है। सर को हटाकर, मैडम को हटाकर एक शब्द रेस्पेक्टफुली का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल्स को देखें, आपको समझ में आएगा। जैसे द डिपार्टिंग ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन, द डिपार्टिंग ब्राइड said goodbye dear friends। दुल्हन की विदाई हो रही थी और अपने दोस्तों को उन्होंने अंतिम प्रणाम कहा। अंतिम प्रणाम से मेरा मतलब है विदा होने से पहले जो कहा जाता है गुड बाय शब्द का प्रयोग, उसका प्रयोग उसने किया। अब इसको कैसे, यहां पर भी इच्छा का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पर अभिवादन है और अभिवादन के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं बिड। बिड का अर्थ होता है बोली कर लगाना। जब आप कभी नीलाम होते, नीलामी में यदि आप कभी शामिल हुए हैं तो वहां पर बोली लगाई जाती है वस्तु की। तो एक अर्थ बिड का होता है बोली लगाना और एक दूसरा अर्थ होता है अभिवादन करना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है बेड और थर्ड फॉर्म हो जाता है बीडन। विदाई के समय दुल्हन जो जा रही थी उसने अभिवादन किया अपने दोस्तों का, यह कहते हुए गुड बाय। इसको हम कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करें? यह सेंटेंस हो जाएगा द डिपार्टिंग ब्राइड bid her dear friends goodbye। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अर्थ को समझे और उसके उसी मुताबिक चेंज कर दे। अर्थ को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इच्छाओं को दिखलाने वाले वाक्य और भी होते हैं, जिसे आप मॉडल्स को सीखने के क्रम में सीखा भी है। जैसे अगर यह कहा जाए, सेंटेंस को गौर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और समझकर वो ऐसा लिखने और बोलने का अगर प्रयास आप कर देते हैं तो अंग्रेजी की भाषा पर पकड़ ही नहीं होगी, बल्कि आप शुद्धता को मेंटेन करना शुरू कर देंगे अपनी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में। जैसे द बेगर सेड would that I were rich। बेगर है, भिखारी है, वह कह रहा है काश मैं धनी होता। इच्छा तो है उसकी धनी होने की, इच्छा को तो अभी व्यक्त कर रहा है। और आपको याद होगा जब आप वुड को सीख रहे थे तो वहां पर एक टॉपिक आई थी इम्पॉसिबल इमेजिनेशन। यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वेयर ए बर्ड। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कल्पनाओं को दिखलाने वाला, मन की भावनाओं को दिखलाने वाला, इच्छाओं को दिखलाने वाला एक सेंटेंस आपने वुड को सीखने के क्रम में सीखा था, वहीं से यह सेंटेंस है। अब जब इसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? लेट अस सी एंड कीप इनसाइड इन योर ब्रेन। द beggar wished that he had been rich।
आपको याद होगा कि वाज वेयर, वेयर से हम इम्पॉसिबल इमेजिनेशन को दिखलाते हैं, और जब इसको चेंज करेंगे वेयर फ्रॉम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इसको बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए हैड बीन का प्रयोग आ गया। अगले सेंटेंस को देखें। ये सारी इच्छाओं को दिखलाने वाले सेंटेंस को मैं दिखला रहा हूं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे ही सेड ओ दैट, ओ दैट का अर्थ हो जाएगा काश, ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड, काश मेरे पास पक्षियों जैसा पंख होता। कुछ इस तरह का भाव है वाक्य के अंदर। अब जब इसे आप इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे हमें लिखना चाहिए? यहां पर भी विश है, इच्छा है। हमें लिखना चाहिए ही विश दैट he had the wings of a bird, full stop। मैं बता दूं कि had से शुरू होने वाले had is the auxiliary from past perfect tense, और जब had का प्रयोग हम करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में had को नहीं बदलते हैं, that remains the same। कुछ और सेंटेंस को देखा जाए। एक आध एग्जाम्पल और मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जैसे he said to me, may God bless with, may God bless you with a son। ध्यान दीजिएगा, यहां पर he said to me तो आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा, यहां पर इच्छा को ही जाहिर किया जा रहा। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? he said to me से पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपको भगवान की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, आपको एक पुत्र हो, भगवान आपको एक बेटा दे, कुछ इस तरह का भाव है। तो विश का ही प्रयोग करेंगे और वैसी स्थिति में सेंटेंस क्या हो जाएगी? ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यू है सेकेंड पर्सन, बदलेगा ये मी के अनुसार। यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां पर मी ही आ जाएगा, मी विथ ए शन। ये सारे सेंटेंस इच्छाओं को दिखलाने वाले सेंटेंस थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइबिंग योर विल, ह्यूमन विल, एंड दिस विल, दिस डिजायर is categorized into 4 parts. The first one is wish, second is bless, third is curse, and the last one is pray. By the help of would that or where, we also express the sentences related with our wish. This is the complete picture of optative sentence. After learning these well, you will be successful in writing and speaking both. Mind it, if you keep inside in your brain all the changes, all the rules related with the optative sentence, no doubt your writing and speaking will be accurate and without mistakes. So for today, this is enough for the optative sentence. In the next video, I will carry you forward in this regard. With these words, I conclude the today's session, saying all of you, thank you very much.